Okay ji, Assalamu alaikum. Acha, we are going to discuss the paper. This is March 20 question paper 42 theory का paper है. A rocket is launched vertically upwards from the ground. The rocket travels with uniform acceleration from rest. After 8 seconds, the speed of the rocket is 120. Calculate the acceleration of the rocket. So acceleration किसके equal होता है? It is equal to v minus u divided by t. So 120 minus initial speed क्या है इसकी 0 और time कितना है आपके पास 8 seconds. So what do we get? 1.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट्स बेटर कि आप, अदरवाइज आप ऐसा भूल जाते हैं कि अगर कहीं कोई वैल्यू और भी दी हो तो फिर आप उसको इग्नोर कर जाते हैं. अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट इन द फर्स्ट 8 सेकंड्स. देखें फर्स्ट 8 सेकंड्स हैं आपके पास और जो स्पीड है वो 120 तक चली गई. 120 में आपके पास क्या है? दिस इज 100, 110, 120. तो ये 120 आपके पास 128 सेकंड्स पे, तो 6, 7, 8. तो यहाँ से आप ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर, सॉरी ये वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम जी. यू हैव टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. तो ये आपने ये कर लिया और दूसरी आपके पास ये होगी लाइन. सो यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल या स्केल के साथ आप ये करेंगे. इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर इंक्रीजिंग है, अगर लेट्स सपोज इंक्रीजिंग होता तो फिर ये ग्राफ आप ऐसे बनाते. मेंशन नहीं, मेंशन किए बगैर हम बना नहीं सकते. अगर वो कहता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो फिर यूं करते. अगर वो कहता है ना एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो फिर ऐसे बनता आपके पास, फिर ऐसे बन सकता था आपके पास. ठीक है, और अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास रॉकेट है और इसके चूंकि मास कंज्यूम हो रहा होता है तो फिर इसकी नॉर्मली एक्सेलरेशन, इस तरह के क्वेश्चंस जिसके अंदर रॉकेट का क्वेश्चन आ जाता है कि ये ऊपर जाते हुए वो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है. सो एक्सेलरेट करने की रीज़न ये होती है कि ऊपर जाते हुए इसका मास कंज्यूम हो रहा होता है. मास कम होने से उसकी वेलोसिटी जो है ना वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही होती है. ठीक है, आप नोट करिए. आप क्या करिए? अच्छा नहीं नोट करिए, मैंने कहा पेपर पे. अच्छा ठीक है, ओके बेटे. use graph to determine the height of the rocket at 8 seconds. So area निकालेंगे. Area is equal to 1 by 2 times base times height. So what do we get? 480. तो दिस इज इक्वल टू 480 मीटर. ये 2 नंबर का क्वेश्चन है. नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके 480 डायरेक्टली लिख लेंगे. इससे आपको 1 मार्क मिलेगा. अच्छा 480 लिख के छोड़ देते हैं. 480 के साथ मीटर लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा. ऊपर पूरी कैलकुलेशन शो करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा. आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होता है, चीज़ें भी आपको आती हैं लेकिन तरीका फॉलो नहीं कर रहे होते या उसको थोड़ा सा कैजुअल कर रहे होते हैं पेपर को, तो आप मार्क्स अपने लूज कर सकते हैं ऑल दो आपका पेपर ठीक डायरेक्शन में जा रहा होता है. अच्छा, फ्रॉम टाइम 8 सेकंड से लेकर टाइम जो है वो 20 सेकंड तक द रॉकेट राइजेस विद इंक्रीजिंग स्पीड बट विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. स्पीड बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है. 20 से लेकर 25 तक उसके पास कांस्टेंट स्पीड है लेकिन लेस देन 200 मीटर्स पर सेकंड है. ड्रॉ 1.1 ऑन द ग्राफ. अब वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कह रहा है और 200 से नीचे नीचे, तो 200 से नीचे नीचे है और कहाँ से कहाँ तक है? 20 से 25 तक उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उससे नीचे नीचे इसको रखता हूँ. तो मैं यहाँ से यूं करता हूँ, ठीक है, या इसको थोड़ा और कर्वेचर दे देते हैं यूं. उसके बाद इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन इस तरह से. ठीक है, इट शुड बी अ, ये यूं करके स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर जी? ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो करता है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है. अच्छा बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा आपके पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 2.1 shows an athlete crossing the finishing line in a race. As she crosses the finishing line, her speed is 10 meters per second. She slows down to 4 meters per second. The mass of the athlete is 71. Calculate the impulse applied to her as she slows down. Impulse का फॉर्मूला आपके पास होता है डेल्टा पी. डेल्टा पी होता है एम वी माइनस एम यू. m आपके पास कांस्टेंट है, सो इट इज v माइनस u. सो व्हाट इज मास? इट इज 71 kg. व्हाट इज द फाइनल स्पीड? फाइनल स्पीड इज व्हाट? 4. और आपके पास इनिशियल क्या थी? 10. सो व्हाट डू वी गेट?
-426 न्यूटन सेकंड इसका यूनिट लिख सकते हैं, केजी मीटर्स पर सेकंड इसका यूनिट लिख सकते हैं। अब नेगेटिव साइन एग्जामिनर ओमिट करेगा, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखता है। जब आप मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम आपने जरूर पढ़नी ताकि आपको कॉन्सेप्ट में समझ आता जाए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। 70-80% बच्चे मार्किंग स्कीम के साथ टैली नहीं करते, वो कहते हैं जी हमारा क्वेश्चन ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। ऑटोमेटिकली नहीं, यू हैव टू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में आपको ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास आया 426 न्यूटन सेकंड, और यहाँ पे देयर इज नो नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। आप ओमिट कर सकते हैं, सो हाँ एक्सेप्टेबल उसमें कुछ जी। अच्छा 426 है तो आप इसको 430 लिखें तो बेहतर है। डिफाइन इम्पल्स इन द टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टाइम, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम, आप कह रहे हो ना फोर्स टाइम्स टाइम, इसका मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फिर प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इट्स बेटर टू राइट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा, द एथलीट टेक्स 1.2 सेकंड्स टू सर ये स्लो जो डाउन। 430 वाला था सर, उसकी जगह अगर 426 लिखे तो मार्क्स नहीं कटेंगे? आप बेहतर है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखें। यस सर। The athlete takes 1.2 seconds to slow down from a speed of 10 meters per second to a speed of 4 meters per second. Calculate her average resultant force applied to the athlete as she slows down. तो average resultant force क्या होता है? F net is equal to ma। अब आपके पास mass कितना है? 71 kg। एक्सेलरेशन कितनी है? 10 से लेकर 4 तक आ रहा है। अब यहाँ पे इट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1.2। सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन? Is it 360? कर सर सकते हैं, वो भी कर सकते -355 जी। -355 355 मीन्स 360। अब आपके पास जो एफ नेट है, आप इसको डेल्टा पी अपॉन टी से भी कर सकते थे, इट्स फाइन, दोनों तरीकों से हो सकता है, ठीक है। तो बोथ वेज इट कैन बी डन। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ मास ऑफ 71 kg and acceleration of 6.4. So F net is equal to what? ma। So it is 71 kg times 6.4. It is going to give me what? 450 न्यूटन्स। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ जी। हम ना एनीथिंग फनी बेटा जी? अच्छा, जब तक चैनल है आप लोगों को पता होगा कि 18 अप्रैल 2025 को हमना हंसी थी सब फॉर नो रीजन। क्वेश्चन 3 हमना आप करो, शाबाश, रीड इट आउट। Okay, so what it is, kinetic energy equals 1 by 2 mv square, so it is 240 joules multiplied by 2, mass कितना है आपके पास? 7.5 kg and this is v square। अब 90% बच्चा यहाँ पे इसको करके छोड़ देगा without taking an under root, so after taking under root what do we get? It is 8 meters per second। अच्छा, next is the kinetic energy of the air drives the generator, state the input power of the air passing through the turbine blade। पावर क्या होती है बेटा? पावर इज व्हाट? एनर्जी अपॉन टाइम। और आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है? 240 जाउल्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ईच सेकंड टरबाइन ब्लेड्स ईच सेकंड 7.5 kg। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास मैस है वो 1 सेकंड के अंदर आया है। सो व्हाट डू वी गेट? 240। अच्छा, अब यहाँ पे इट वुड बिकम 240 वॉट, क्योंकि जाउल पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट। सो यहाँ पे आपके पास 240 वॉट आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको टाइम नजर ना आ रहा हो तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट अगेन, नॉर्मली 1 सेकंड दिया हुआ।
The output current of the generator is 2 ampere. The output potential difference is 11 volt. What is the power output? Power is equal to VI. 11 volt into 2 ampere is what? 22 watt. Calculate the efficiency of the turbine. So efficiency किसके equal होती है? Output power over input power multiplied by 100%, क्योंकि परसेंटेज के अंदर आंसर मांगा हुआ है. So आउटपुट पावर कितनी है? 22 वाट. और इनपुट पावर कितनी थी आपके पास? 240 watt times 100% is 92%. 9.2%. तो ये आपका सिस्टम 9.2% एफिशिएंट है. ठीक है. सो हाउ मच इट इज वेस्टिंग? 91.8%, बल्कि 90.8%. ठीक. अच्छा जी. The density of air is 1.3 kg per meter cube. Calculate the volume of the air passing through the area served by the blades each second. So density is equal to mass over volume, 1.3 kg per meter cube. Mass कितना था आपके पास? हाँ, 7.5 और volume. So volume is equal to 7.5 over 1.3. 5.8 centimeter cube. Given number of question के अंदर given number of significant, यहाँ पे 1 decimal place है, so we cannot go beyond that. वैसे कर लें, कोई इतनी इसके ऊपर खास ओ लेवल में पकड़ नहीं है इसके ऊपर. Specific latent heat of fusion is not a part of syllabus. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी latent का है, तो we would just leave all of this question. वो latent के साथ linked है. अच्छा जी. Question number 5. Complete the sentences with the word that describe the main process of thermal energy transfer in each case. ठीक है. अच्छा. A man goes for a walk on a cold day. He touches a metal gate which removes thermal energy from his hand by conduction. ठीक है. Good. He holds the side of the cup containing a hot drink. His hands gain thermal energy by conduction again. Some farm workers have lit a fire, और the man warms his hand by the side of the fire. तो यहाँ पे अगर फायर है और ये बंदा साइड पे बैठा है, तो ये रेडिएशन की कन्वेक्शन है. फॉर्म. ठीक है. कॉन्वेक्शन नहीं है, रेडिएशन है ये. अगर ये हॉट एयर ऊपर जा रही होती, लाइक ये फायर ऊपर जा रही होती यहाँ से, तो फिर वो आपके पास क्या होता? कॉन्वेक्शन. हॉट एयर जब राइज करेगी इट इज कॉन्वेक्शन, और जब लेफ्ट राइट जा रही होगी दैट इज रेडिएशन. Describe in the terms of the particles that the transfer of thermal energy through the metal of the gate after transfer Mobile from the electrons. man's hand. जी. ठीक है. Mobile ये electrons. 2 mechanisms होंगे, through molecular vibration, और नंबर 2 है फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन. ठीक है बेटा. फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन. सर जरूरी तो नहीं है कि हम पैराग्राफ में लिखें, इस तरह पॉइंट्स भी तो लिख सकते हैं ना. डिपेंड करता है बेटा आपके पास क्वेश्चन कितना बड़ा है. 4 मार्क का होगा तो फिर दो पॉइंट्स लिखना एनफ नहीं होता. ठीक है. 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं. नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऑन फिगर. फिगर 5.1 shows a car on a sunny day in a hot country. The object labeled A is placed inside the windshield. It is used by the owner of the car to reduce the temperature rise of the air in the car. Bring the most suitable material. क्या होगा? Shiny white. You might have seen these days. गर्मियों के अंदर लोग एक शील्ड लगा देते हैं, Dull white. रिफ्लेक्टर. सो क्या कह रहे हैं आप जरा? एब्जॉर्ब करते हैं. बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड Sir, वर्स्ट. dull white का कह रहा था. डल वाइट क्यों? शाइनी क्यों नहीं? जी बेटे. फाइन. डल वाइट है तो वाइट भी एब्जॉर्ब करेगा.
शाइनी, बेस्ट रिफ्लेक्टर शाइनी है। आप जब देखेंगे तो गाड़ियों की जो रिफ्लेक्टर होता है जो विंडशील्ड पे लगाते हैं वो बेसिकली शाइनी मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जी राजीव पढ़ो बेटा आप। shows crest of a water wave moving from left to right in ड्रॉ 3 मोर क्रेस्ट टू द राइट ऑफ पॉइंट ए। जी बेटा आप बताओ कैसे होगा। नो आइडिया। सर बेंड करेगा ना नीचे से थोड़ा सा। जी वेवलेंथ सेम रहती है आपके पास, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट अकर्स एज द वेव पासेस पॉइंट ए। डायफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। आगे चलें जी, पढ़ें राजीव। ऊपर है क्वेश्चन। Figure 6.2 shows the crest of another wave moving from left to right in a different part of the water. The wave moves from deep water to shallow water. On figure 6.2, draw an arrow to show the direction of movement of the water after it has passed into the shallow water. अब मुझे बताएं कि ये डायरेक्शन और वेव फ्रंट इनके दरमियान एंगल क्या होता है बेटा। 90। तो 90 डिग्री। हम यहाँ पे भी 90 बना सकते हैं या आपकी अपनी मर्जी है, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक इट हियर 90 डिग्रीज यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ करके ही बनाना है इसको। तो आपने इन वेव फ्रंट्स के 90 डिग्रीज पे बनानी होती है, ठीक है। वो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं जहाँ मैंने ड्रॉ किया। अच्छा जी, अच्छा state the name of the process that occurs as the wave passes into the shallow region. It is called refraction. Complete the table in 6.1 to state whether each of the property of the wave increases, decreases or stays the same. So wavelength stays, wavelength decreases, frequency और speed भी याद रखना है कि v और lambda they are आपस में directly proportional. Frequency never changes when it moves from one part to another, ठीक है। एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड वेरी नहीं, वो फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती आप। क्वेश्चन नंबर 7 जी बेटे पढ़ें, आप पढ़ लो बस। Figure 7.1 shows the converging lens and the image I found when an object is placed to the left of the lens. Principal focuses are labeled A and B. In the center of the lens. ये आपके पास F है, ठीक है। On figure 7.1, draw two rays to locate the position of the object or the object and moving draw. अच्छा ये आपके पास इस तरह से बनेगा, दो रेज बनेंगी आपके पास। ये एक बेटा कि ये यूं बन गई and it must pass through the focus। अच्छा और दूसरी रे आपके पास कुछ यूं हो जाएगी, यूं और यहाँ से यूं। तो बेटा इमेज आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड दीज रेज मस्ट गो दिस वे। तो जो पैरेलल आती है दैट शुड पास थ्रू द फोकल और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो स्ट्रेट। ये लाइंस मैंने अभी वैसे ड्रॉ की, आपको स्केल के साथ करनी है। अगर ये लाइंस आपने इस तरह से शेकी लाइंस बनाई तो इसके मार्क्स नहीं होते। अब मेरे पास चूंकि स्केल नहीं है तो मैंने ऐसे ही करना रहना, ठीक है। बियॉन्ड 2f का ये डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में 2f से भी बियॉन्ड का। ये आई का केस होगा, आई आंख का, आई और कैमरा का। ring all the following distances that are equal to the focal length of the lens AC, BC, AC और CB। ये आपके पास फोकल लेंथ के बराबर। फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। अच्छा पढ़ो बेटा बस। ये ग्रीन है आपके पास, उसके बाद रेड लाइट आ गई है सेम पाथ के ऊपर, तो आपने रेड लाइट बनानी है इसके ऊपर, ठीक है।
अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सबसे टॉप पे क्या आता है? रेड। इसका मतलब है कि ये पीछे पैसेज सेम था, यहाँ पे जाके आपके पास डिफ्रैक्शन स्टार्ट होगी, राइट? तो यहाँ पे विच इट वुड बी रेड, तो यहाँ पे आपके पास रेड कलर आ जाता है, ठीक है? दिस इज हाउ इट्स डन। ये डिस्पर्जन है। अच्छा, ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेड लाइट विद इन द ट्रायंगुलर ग्लास ब्लॉक, ठीक है, वो हो गया हमारा। ऑन फिगर 7.3, figure 7.3 shows green light passing through a rectangular block. Red light enters the glass block shown in the figure 7.3 along the same path as the green light. Draw the path of the red light within the rectangular glass block. अच्छा, मुझे बताएं वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड की या ग्रीन की? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। रेड रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। किसके अंदर ज़्यादा है? मीडियम के अंदर ज़्यादा है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है मीडियम के अंदर तो इट वुड बेंड मोर और लेस। जिस 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 मटेरियल, लाइक जो मटेरियल है उसमें जो लाइट जा रही है उसकी स्पीड जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा बेंड करेगी। तो वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, यहाँ पे देखें वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करती है, ग्रीन वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करती है और रेड सबसे कम बेंड करती है। तो इसका मतलब है रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट बिकॉज इट हैव गॉट द हायर वेवलेंथ, सो इट हैज़ हायर स्पीड विद इन द मटेरियल। ये बात याद रखिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो रेड लाइट है इट वुड गो दिस वे, लाइक यहाँ से ये कम बेंड करेगी यूँ, ठीक है? ये अदरवाइज सीधी जा रही थी तो यूँ था, ये थोड़ा सा मैं यूँ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब आगे क्या करें? आगे दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस वन, ठीक है? तो आपके पास ये रेड ऐसे बनेगी। ये हमेशा याद रखना है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर है तो इनकमिंग और आउटगोइंग दे शुड बी पैरेलल। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो पैरेलल, जिस तरह ये था, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में पैरेलल, ठीक है? समझ में आ गई बेटे बात? ओके। अगर मैंने इस जगह को नाम देना हो तो आई वुड से लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा, फिगर 8.1 shows a circuit. The lamp has a resistance of 3 ohm, ठीक है? और एक्स वाई जो है रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ वायर 6 ohm. कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द एमीटर। एमीटर पे हमने करना है, सो कैन आई से V इज इक्वल टू IR। तो टोटल वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। टोटल करंट कितना है? आई हैव नो आइडिया। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 6 प्लस 2 प्लस 3, so I would be equal to 12 upon 11 which is 1.2 कैसे? 1.1 होगा, 1.1 एम्पियर। ये आ गया आपके पास, एमीटर रीडिंग 1.1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट, तो सिर्फ आंसर नहीं लिखना, यू हैव टू सॉल्व इट, पूरा कैलकुलेट करके दिखाना आपको 2 नंबर के लिए। अच्छा, on figure 8.2 shows the circuit with different connection to the resistance wire and are added resistor and an added resistor. The length xy of the whole circuit resistance wire is 2 meter. The contact is made at Q where the distance xq is 0.6 meter. Calculate the resistance of the circuit. अब देखें वायर मेरे पास जो एक्स वाई थी, ये एक्स वाई वायर के लिए अगर लेंथ मेरे पास, लेंथ वर्सेस रेजिस्टेंस, अगर लेंथ मेरे पास 2 मीटर थी उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस क्या थी? 6 ओम थी ना, उसकी थी बेटा 6 ओम। और अगर इसकी लेंथ हो गई है 0.6 मीटर, सो हाउ मच इट वुड बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो x वुड बी इक्वल टू, चला सकते हैं, आता चला जी 1.8 होगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आपके पास है ये 1.8, ये 1.5 और ये 2 और ये 3। सो अब मैं इन दो को सॉल्व करूं, सो जो टोटल रेजिस्टेंस है ये वाली, हाउ मच इट इज प्रोडक्ट ओवर सम, 1.8 टाइम्स 1.5 ओवर 1.8 प्लस 1.5, इट इज इक्वल टू कितना है बेटा? प्रोडक्ट ओवर सम, जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो प्रोडक्ट ओवर सम लगाते हैं, 0.82। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लाइक टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की, तो 0.82 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5.82 ohms. So this is equal to 5.82 ohms.
ठीक है बेटा, बेटे प्लीज माइक ऑफ करें अपना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इट इज नॉट, ये समझ में आया सबको बेटा? सर मुझे नहीं समझ में आया। आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग 5 मिनट से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जस्ट 1 सेकंड। अच्छा बेटे, सो आपके पास लेंथ वर्सेस रेजिस्टेंस का ये आपके पास सिचुएशन है। जब आपके पास लेंथ थी 2 मीटर, आपके पास रेजिस्टेंस थी 6 ओम। अगर आपके पास ये लेंथ 0.6 मीटर हो गई तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? x। सो वी वुड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी वुड फाइंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच पीस ऑफ द मटेरियल। तो हमारे पास एक्स क्यू की जो लेंथ आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है 1.8 है। 1.8 और 1.5 दीज बोथ आर इन पैरेलल, so it means it would be 1.8 times 1.5 divided by 1.8 plus 1.5, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ओवर सम। तो आपके पास 0.82 आ गया। अब 0.82 इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है, तो अब 0.82 प्लस 2 प्लस 3 इन सबको सीरीज में आपने ऐड कर लेना। ठीक है, यू गेट इट बेटा? यस। मुश्किल आने पे तो बेटा बहुत कुछ आ सकता है। मुश्किल का मतलब ये तो इट डिपेंड्स कि हाउ मच बैड योर लक इज दैट डे or how much bad preparation is that. It all depends. Figure 10.1 is a simplified top view of a flat coil. There is an alternating current in the coil. Describe the magnetic effect of this alternating current. Alternating magnetic, जो alternating current है, it produces alternating magnetic field in the coil. ठीक है? सर ये फील्ड सर कभी नॉर्थ होगा कभी जी साउथ बेटा, होगा ना? जी। इट क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा ऑल्टरनेटिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। पोल्स बनते ही, हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट करते रहेंगे, लाइक एटलीस्ट 1 सेकंड में 50 टाइम्स वेरी करेंगे। सर वैसे अगर जगह कम हो गई है सर, नीचे लाइन के नीचे अगर लिखेंगे सीआईज में सर, वो मार्क काटेगा? यार ये जो क्वेश्चन जरा आप पूछ रहे हो ना, ये दीज आर नॉट रेलेवेंट। इस पे क्या नंबर काटने, ये आपके पास नीचे जगह ही जगह पड़ी होती है। आप यहाँ तक लिख सकते हो, ये यहाँ तक, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाओ तो आप एंड पे यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो आपने ये देना है। बाय द वे, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं लिखनी, आपको बस ये बताना है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट। Figure 10.2 shows a pan placed above the coil. The base of the pan is made up of the steel. State what quantity is induced in the base of the pan. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है एट द बेस ऑफ द पैन। होता यह है कि कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो हम इसके ऊपर मटेरियल रखेंगे, पैन रखेंगे, यूटेंसिल रखेंगे, वो मेटल का होगा। उसके अंदर दोबारा से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट पैदा हो जाएगा। ये करंट फिर जब गुजरेगा किसी भी मटेरियल में से, तो इट वुड मेक द लिक्विड या जो भी मटेरियल है वो उसको हॉट कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, इंडक्शन जो होता है। ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, the isotope hydrogen 1H1 has a proton number 1 and nucleon number 1. ठीक है, two isotopes of helium are helium 3 and helium 4. Helium 3 has a proton number of 2 and nucleon number of 3. Helium 4 has a nucleon number of 4. अच्छा, हीलियम 3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? हीलियम 3 का क्या मतलब होता है? ये हीलियम 3 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 2। मास कंपेयर टू, जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है ना। ठीक है, और आपके पास जो हीलियम 4 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। अच्छा, मास कंपेयर टू अ न्यूट्रल एटम ऑफ हाइड्रोजन। न्यूट्रल एटम ऑफ हाइड्रोजन में 1 था, 1 था आपके पास। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने हैं हमारे पास? 3। और सर इसके अंदर 3 कितने होंगे? पावर्स। 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 पार्टिकल्स हैं टोटल, इसके अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, तो इट वुड बी 3 and 4। मैथ्स में +2 + 3 नहीं लिखना आपने, चार्ज होता तो फिर आप लिख सकते थे। एन एक्सपेरिमेंट
takes place in the laboratory, shielding from all the background radiation. A sample of the radioactive material is wrapped in the aluminum foil of the thickness of 0.1 millimeter. A detector of ionizing radiation placed 1 centimeter from the foil records a reading. A piece of the aluminum of the thickness 5 millimeter is placed between the detector and the foil. The detector reads drop to zero. State and explain any type of radiation passing through the aluminum foil. तो कोई है आपके पास? अब देखें वो कह रहा है कि हमारे पास a sample of the radioactive is wrapped in the aluminum foil of thickness 0.1 millimeter. तो आपको कम से कम कितनी थिकनेस चाहिए होती है? 3 to 5 बीटा की रोकने के लिए 3 to 5 मिलीमीटर चाहिए, 0.1 है. तो वो कह रहा है कि जी द डिटेक्टर ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द foil records a reading. A piece of the aluminum of thickness 5 millimeter is placed between the detector and the foil. The detector reading drops to zero. State and explain any type of radiation passing through the aluminum foil. एक मिनट. Experiment takes place in the laboratory. Shielded का मतलब है कि background radiation नहीं है. A sample of the radioactive material is wrapped in the aluminum foil of thickness 0.1. Detector ionizing radiation जो है वो 1 centimeter away है. A piece of aluminum, ठीक है. Stated type of radiation passing through. Aluminum में से कौन सी radiation pass कर सकती है? Gamma rays. ठीक है. Because they can easily pass through 3 to 5 millimeter aluminum sheet. उसको रोकने के लिए आपको कम से कम 5 centimeter thick lead चाहिए. ठीक है. So that is all for today. We are done with this question paper. Take care and thank you.